हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है फर्स्ट कॉपी के प्रवीण यानी साकिब अय्यूब। साकिब, फर्स्टली वेलकम टू बीरल बयानी। थैंक यू सो मच समीरा फॉर हैविंग मी। सो साकिब, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, जब फर्स्ट कॉपी आपके पास आई, आपने काफ़ी अलग अलग किरदार किए हो, फर्स्ट कॉपी आपके पास आई तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था फर्स्ट कॉपी, और फिर जब पता चला कि मुनव्वर भी है तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? फर्स्ट कॉपी जब आया मेरे पास तो ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन वाला फैक्टर ये था कि 90s बेस्ड है। अगेन 90s के मैंने और भी पहले शोज़ किए हैं तो 90s बेस्ड है अगेन। एंड वन मोर थिंग वुड बी जो सीडी पायरेसी बिजनेस है, तो वो तो हमने सबने देखा है मुंबई में अपनी आंखों के सामने कि कैसे वो सीडी सड़क पे मिलती थी, 100 रुपये में 4 पिक्चर एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट वाज अ वेरी अट्रैक्टिव फैक्टर। तीसरा चीज़ ये थी कि मुझे एक डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर प्ले करने मिलेगा। इवन दो ही इज़ डूइंग डार्क वाला जॉब, यू नो, लाइक एन इलीगल जॉब जो मैंने फर्जी में भी किया है, बट दिस टाइम इज सेलिंग सीरीज और ये गुजराती बंदा है and I have to, you know, play with an accent and everything. So that was also a very challenging plus a fun factor कि मुझे कुछ नया करने मिलेगा. So these three things were the very first attractive factors. Fourth would be parallel lead with Munawwar Farooqi. So and I know Munawwar. We all are aware of him, his skills, his talent and his fame also. And मैं personally भी fan हूँ उसका. तो I was like again उसके साथ काम करने मिलेगा. दूसरी चीज़ कि एक parallel lead भी है. तो हम दोनों screen share करेंगे, space share करेंगे, and like getting to share the screen with him would be beneficial to me also as an actor and as a, you know, as a public person, public personality, you know. तो ये 4-5 फैक्टर्स सारे अलाइन हुए and I had no other reason to say no to it. तो हाँ, मतलब फरहान सर was my director. He wanted an audition obviously. तो we did the audition and, you know, he was completely sold. Firdaus was sold, my producer. Both of them were sold and RVCJ and everybody else, all the production company, he completely approved it and yeah, that's how I came on board. वेल, इस पूरी सीरीज में खास बात क्या लगी? हमें तो पूरी सीरीज अच्छी लगी, कुछ कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है मूवी में, और एक मैं कह सकती हूँ कि हर जॉनरा से थोड़ी सी अलग लगी लेकिन अच्छी लगी। ट्रेंडिंग में भी थी, फर्स्ट पर थी, ट्रेंड कर रही थी। क्या लगता है इस ट्रेंडिंग का मकसद क्या हो सकता है? क्या वो स्टोरी लाइन है? क्या वो मुनव्वर और आपकी केमिस्ट्री है? क्या वो मुनव्वर और ईशा के आशी की केमिस्ट्री है? क्या है? आई थिंक ट्रेंडिंग होने के लिए मुनव्वर को किसी की ज़रूरत तो नहीं है ये तो दुनिया फैक्ट जानती है. सो जस्ट लाइक हिम बीइंग प्रेजेंट प्लस हिज डेब्यू, तो it has to trend because we all know Munawwar has a huge fan following and it's not just limited to Bombay. It's all over the country. Correct. Even beyond, like even the UAE and everything, you know, we all know his fan following. तो वो trending तो होना जायज़ ही था. Then apparently, I mean, after that, after this factor comes the story. Story is engaging. Stories of the 90s, you know, there's something illegal happening and all that. लोगों को मज़ा आता है इसमें. प्लस इट्स अबाउट द मूवीज इन द फिल्म इंडस्ट्री. तो ये सारी चीज़ें प्लस हमारे शो में हमारे काफ़ी सारी डायलॉग बाजी भी है. अगर आपने देखो कि मुनव्वर और मैं एक से एक डायलॉग्स दिए जा रहे हैं, राइट. इवन अदर कैरेक्टर्स हैव. प्लस हमारी और उसकी केमिस्ट्री जम गई. मेरी और मुनव्वर की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से जम गई. ऑन स्क्रीन भी दिख रही है, हमारी दोस्ती दिख रही है. हिज केमिस्ट्री विद आशी, हिज केमिस्ट्री विद क्रिस्टल, दोज टू हैव ऑल्सो कम आउट वेरी वेल. क्योंकि एक उसकी वाइफ है, एक उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो दोनों की केमिस्ट्री अलग होती है बट दे केम आउट डिस्टिंक्टली वेल. सो ऑल ऑफ दैट कंपाइल्ड टुगेदर आई थिंक has to be the reason for the trending of the show. वेल, मुनव्वर बीइंग अ गुजराती गाय, उनसे क्या कुछ सीखने मिला? कि एक्सेंट वगैरह क्या उनसे थोड़ा बहुत सीखा या नहीं सीखा? यार एक्चुअली एक्सेंट्स तो मैं बचपन से इसमें काफ़ी माहिर हूँ. हाँ, मैं बचपन से, इट्स अ गॉड गिफ्ट आई वुड से दैट. आई मीन आई एम वेरी गुड विद एक्सेंट्स. कि गुजराती हो गया, साउथ इंडियन हो गया, यू नो, बंगाली एक्सेंट हो गया. नॉट द लैंग्वेजेस, आई कैन स्पीक हिंदी इन दीज एक्सेंट्स. तो वो एक बचपन से एक खुदादार टैलेंट है मेरे में, जो बचपन के दोस्तों के साथ मस्ती मजाक मस्खरी करने में वो निकल के आता था. मुनव्वर से हेल्प ऑफ कोर्स मिली. उसने मतलब कई बार कुछ कुछ चीज़ें मैं उससे पूछता था कि यू नो दिस, इसको गुजराती में कैसे कहेंगे, व्हाट इज़ द गुजराती स्लैंग फॉर दिस, बिकॉज ही इज़ अ गुजराती. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है चिंतन शाह फ्रॉम माई कॉलेज. आई वुड यू नो सेंड हिम वॉइस नोट्स दैट यू नो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं ऐसा कुछ बोलने की सोच रहा हूँ, तो तू मुझे बता कुछ ऐसा टिपिकल गुजराती में क्या होगा. तो वो मुझे वॉइस नोट भेजता था वहाँ से. तो ये सारी मतलब एक अकेले तो नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन मैन शो. इन दोनों की मुझे हेल्प लगी एंड हेल्प दिख रही है आपको. तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका किरदार भी रहा है और बखूबी गुजराती गाय का, यू नो, और मारवाड़ी वाला जो था ना, वो सारा सब कुछ गुण उसमें दिखा है. वेल, इसी के साथ साथ
मुनव्वर और क्रिस्टल का जो बॉन्ड था, फिर आशी के साथ जो बॉन्ड था, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था आगे जाने के बाद आपका किसी एक के साथ बॉन्ड बन सकता था। खैर आशी के साथ तो नहीं, लेकिन क्रिस्टल के साथ यस। बट आने के बाद में लास्ट में थोड़ा अलग सरप्राइज मिला। सेकेंड कॉपी भी आने वाली है, कितनी एक्साइटेड हो? सेम कास्ट होगी या नहीं होगी? तो सेकंड कॉपी आई थिंक कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाली है। आपने देखा कि एंड ऑफ द सीरीज हमने आगे के क्या होने वाला है, वहाँ पे कुछ ऐसे स्निपेट्स दिखाए हैं कि दैट्स द पार्ट 2, इट्स इन कमिंग सून। सो वो तो काफ़ी जल्दी आने वाली है। एग्जैक्ट डेट्स तो आई थिंक प्रोडक्शन एंड Amazon MX प्लेयर ही बता पाएगा। बट उसके अलावा आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बिकॉज सेकेंड सीजन में बहुत सारा मसाला है, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और हाँ कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ लोगों के रास्ते सेपरेट होंगे, फिर वो जुड़ेंगे, कुछ नए लोग आने वाले हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे, जो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में। अमेजिंग आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है क्या नेक्स्ट होने वाला है। बट इसी के साथ साथ 90s की बात करूँ मैं, 90s का क्या आपका फेवरेट है? और अब अगर मैं जेनजी की बात करूँ तो 90s और जेनजी में कितना आपको फ़र्क दिखता है? और कैसे फ़र्क तो बहुत है, लेकिन कह सकते हैं वो चीज़ें क्या आपको दिखती है जेनजी में, और अभी उनको लाना ज़रूरी है या नहीं? आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि हम लोग जो बड़े हुए हैं बिना मोबाइल फ़ोन्स, बिना स्मार्ट टीवी, बिना टैबलेट, आईपैड, आईफोन, इनके बड़े हुए हैं, इसके बिना बड़े हुए हैं हम लोग। तो लाइक एज चिल्ड्रन वी यूज्ड टू प्ले, हर रोज़ दिन में 3 टाइम हमारा खेलना होता था, कि जैसे दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं वैसे हम दिन में 3 टाइम खेलते थे। सुबह खेलेंगे, लंच करेंगे, फिर शाम को खेलेंगे, फिर रात को खेलेंगे। एवरी डे हमारा प्लेइंग का तो शेड्यूल होता ही था। फिर स्कूल वाले दिन स्कूल के वक्त पे स्कूल से आना है वगैरह, होमवर्क वगैरह करना है अपना, फिर शाम को खेलने जाना है। तो हमारा खेल कूद तो बहुत चलता था। सैडली 90s के बाद जो जेनजी की जो जनरेशन आई, उनकी जनरेशन काफ़ी कम है। बहुत सारे हैं जो आज भी बच्चे खेलते वगैरह हैं, बट उनकी जनरेशन थोड़ी कम हो गई थी ये खेलने कूदने को लेकर। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है इनके पास, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो कुछ हद तक आई थिंक वो आपको मानसिक लेवल पे भी अफेक्ट करता है कि आप छोटी जब उम्र से टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो जाते हो, तो वो आपको एक मेंटली अफेक्ट करता है, एंड दैट कम्स आउट इन योर पर्सनालिटी लेटर ऑन इन योर लाइफ। तो विच इज़ वाई आई थिंक एवरीबडी एंड एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन आउट देयर इज मेकिंग फन ऑफ जेनजीज कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, बिकॉज वो जैसे भी है बेचारे, वो उनकी कोई गलती नहीं है, वो उस दौर में पैदा हुए हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकते कि जब वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं। तो ये डिफरेंस। उसके अलावा जो वो सब चीज़ सस्ती होती थी, चॉकलेट्स 1 रुपये में चॉकलेट मिलती थी, 5 रुपये में थम्स अप मिलता था, कोको कोला मिलता था, फिर वो बूमर मिलता था, बूमर पे टैटू आते थे, हम वो टैटूज लगाते थे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारी इनोसेंस वाली चीज़ें आज नहीं देखने को मिलती है। मतलब इट्स एंड कमिंग बैक टू टीवी टेलीविजन, हम लोग कितने वैरायटी ऑफ कार्टून्स देखा करते थे। कार्टून नेटवर्क यूज्ड टू हैव कार्टून्स फ्रॉम हैना बारबेरा, वो एक प्रोडक्शन था, लूनी ट्यून्स एक होता था, टॉम एंड जेरी एक होता था। तो इतना तो हमारे पास टीवी पे मटेरियल था देखने के लिए। आज मैं देखता हूँ बच्चे बस यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ और कुछ ना कुछ देख रहे हैं, बट उनके पास वो चाइल्डहुड के जो कार्टून्स होते हैं जिससे हम बड़े हुए हैं, इवन जापानीज एनिमे यूज्ड टू कम, वो थे ही नहीं उनके पास थे ही नहीं। अब वो है, वो अवेलेबल है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है वगैरह वगैरह। बट आई हैव सीन किड्स इन माई फैमिली, किड्स इन माई फ्रेंड्स फैमिलीज एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे नॉट वेल वर्स्ड विद इट, उनको गेम खेलना है। तो वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा आप बोल सकते हो कि एक आज़ादी थी, बहुत सारा, मतलब कहीं भी कुछ भी कभी भी चले जाओ, किसी को कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में। अब वो मोबाइल फ़ोन है तो आपका ऑलवेज यू आर बीइंग ट्रैक्ड कि आप कहाँ हो, किधर हो, एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट यू एट एनी टाइम। हम दोस्तों को जाके सर उनके बिल्डिंग के नीचे, उनके घर के नीचे छत के ग्राउंड फ्लोर पे चिल्लाते थे हम उनको बुलाते थे, नाम से बुलाते थे कि खेलने आया नीचे। सो ऑल ऑफ दीज इनोसेंट थिंग्स सैडली वेंट मिसिंग। आई एम प्रीटी श्योर जेनजीज, अगर आप कोई जेनजी एक्टर या पर्सनालिटी का इंटरव्यू लोगे तो उसके पास कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे उसके बचपन के बारे में, विच वी कांट रिलेट टू। सो वो एक डिफरेंस तो रहा है ऑफ कोर्स, बट आई एम वेरी ग्लैड दैट आई ग्रू अप इन द 90s। बहुत ही आसान वक्त था, बहुत ही रिलैक्स सिंपल टाइम्स थे, एंड आई विश वी कुड गो बैक टू दैट। एग्जैक्टली हमने सारा बचपन का सारा चाइल्डहुड एंजॉय किया है, वेयरएज आज के जेनजी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ना बाहर निकल कर खेल पा रहे हैं, ना घर में उनकी कोई एक्टिविटीज़ है, बस मोबाइल फ़ोन है। वैसे इसी के साथ साथ 90s की मूवी की बात करूं, कौन सी एक ऐसी मूवी है जो आपको नॉस्टैल्जिया फील करवाती है, या सारी वो यादें अभी भी आपकी फेवरेट है और बकेट लिस्ट में, और वो सारी यादें रिकलेक्ट करवाती है? आई थिंक एनी ऑफ सलमान एंड गोविंदास फिल्म्स यार, जुड़वा हो गई, हीरो नंबर 1 हो गई,
अंदाज अपना अपना, खैर वो टाइम तो मैं बहुत छोटा था जब अंदाज अपना अपना आई थी, बट आई डिड वॉच इट लाइक फ्यू इयर्स लेटर. हेरा फेरी हो गई, हेरा फेरी इज एक्चुअली 2000 बट काउंट्स एज 90s. तो दीज आर द फिल्म्स, प्रियदर्शन की जो फिल्म्स थी जो अर्ली 2000s में आई, तो वो 90s किड्स हमारे लिए भी, वो हम बचपन ही था हमारा तभी. तो एनी ऑफ गोविंदास फिल्म्स यार, एनी ऑफ गोविंदास फिल्म्स, जुड़वा मेरी खास करके बहुत पसंदीदा फिल्म रही है. कि गोविंदा इज अ फेवरेट एक्टर. I could say that Govinda is one of my favorite actors, definitely. Yeah, Govinda जी, फिर सलमान भाई की सारी फिल्म्स थी, जुड़वा, Hello Brother, Yeah. Hello Brother has to be there. So all of these films we've grown up watching, and I think sadly मैं वो वाला सिनेमा आज मिस करता हूँ मैं. मतलब क्योंकि हर उसमें मूवी में एक मैसेज हुआ करता था कहीं ना कहीं. हाँ, मैसेज भी होता था, पर एक वो केयर फ्री फिल्में होती थी बहुत. उसमें वो आपको एक आजकल मतलब थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है आपको फिल्मों में. राइटर्स आर वेरी कॉशियस, डायरेक्टर्स आर वेरी कॉशियस, स्टूडियोज आर वेरी कॉशियस. वो टाइम पे कॉशियस कोई होता ही नहीं था. वो कभी सोचते नहीं थे कि यार हम ऐसा बोल देंगे तो ये कोई ऑफेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ बोल देंगे तो वो ऑफेंड हो जाएगा. तो वो एक केयर फ्रीनेस था. तो फिल्म मेकर्स जो थे, regardless of making a serious film or a comedy film, they would go all out. We've seen some serious films also. सत्या जैसी फिल्म जो थी, सत्या कितनी सीरियस फिल्म थी. उसमें वो it was not an out and out comedy, but it was unapologetic. We had today gangster dramas, जैसे मैंने बॉम्बे मेरी जान किया है, and we had a lot of restrictions which were given to us from the studio. तो ये चीज़ें हैं जो बदल गई हैं, and I mean that is one thing also again I miss from the 90s. But coming back to your question, Govinda and Salman's films any day. Any day. Well, 90s favorite song? Favorite song could be I don't really, I can't recall. आँख मारे लड़की आँख मारे, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, then ऊंची है बिल्डिंग, all of any Salman song, any गोविंदा के कोई गाने बताओ ना कुछ. अरे गोविंदा की सबसे चलो इश्क लड़ाए, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, ये सारे गाने हम आज आँखियों से गोली मारे. तो ऑल ऑफ दीज दीज मूवीज, ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स इन मूवीज के आज भी कहीं हम पार्टी में सुन लेते हैं तो हमारा वो जाग जाता है अंदर से, हम ऑटोमेटिक नाचना चालू हो जाते हैं. बस. वेल, अगर मैं फैशन की बात करूं, 90s का एक ऐसा फैशन जो आपको अभी भी कंफर्ट जोन में लाता है और वो स्टाइल आप अभी भी कैरी कर सकते हो. फिलहाल मैंने वही पहना हुआ है, ये बैगी जो जीन्स है, लूज जीन्स है, लूज सी टी शर्ट है. तो 90s के पहले 2000s में फिर आया था वो टाइट वाला फैशन, टाइट फिटेड टी शर्ट जो ऋतिक रोशन वगैरह ने इंट्रोड्यूस किए थे, ऋतिक रोशन, फरदीन खान एंड ऑल, एंड दोज टाइट फिटेड स्किनी जीन्स, ऑल ऑफ दोज केम इन फैशन. बट बिफोर दैट वाज दिस हाई वेस्टेड पैंट्स, आमिर खान पहनते थे अपनी फिल्मों में, गुलाम में वगैरह देखा होगा आपने. बेल बॉटम्स जो थे, नॉट द 70s वाले बेल बॉटम्स जो बच्चन साहब के टाइम पे थे, वो नहीं, 90s के थोड़े डिफरेंट थे. बेल बॉटम पैंट्स, हाई वेस्टेड पैंट्स, लूज बैगी पैंट्स, लूज टी शर्ट्स. तो एक तरह से आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वो फैशन वापस आया है अभी. तो हम फिर वापस ऐसे कंफर्टेबल कपड़े पहन पा रहे हैं. वेल, अगर मैं बात करूँ आपकी मूवी फर्स्ट कॉपी की, जब कैसेट्स और वॉकमैन्स की बात होने लगी, कि क्या कुछ रिकलेक्ट हो रहा था, और आपकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी जो आप कैसेट्स और वॉकमैन से बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करें? वॉकमैन तो डेफिनेटली मैंने यूज़ किया है. सबसे पहला जो था आईपॉड के भी आने से पहले वॉकमैन आया था. तो वॉकमैन का एक ये कहानी है कि आई यूज टू, हमारे पास ना एक डेक हुआ करता था जो टेलीविजन से कनेक्टेड था. सो वेन एवर एनीथिंग, एनी सॉन्ग और एनी ओपनिंग थीम ऑफ अ कार्टून और वट एवर दैट आई यूज टू लाइक, तो उस पर हम कैसेट डालते थे और जैसे वो टीवी में प्ले होगा टाइमिंग पे बैठते थे हम और बटन दबाते थे, वो रिकॉर्ड होता था पूरे कैसेट पे, होता था जैसे गाना खत्म हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ. फिर वो कैसेट को मेरे पास थी वो कैसेट, उसमें और भी 2-3 कैसेट्स थी जिसमें सारे गाने वाने भरे हुए थे. वॉकमैन पे हम स्कूल में सुनते थे, स्कूल की ट्रिप पे गए तब सुनते थे. देन एज वी ग्रू तो सीडी मैन आया, वॉकमैन के बाद आया सीडी मैन. तो वो सारी कैसेट्स फिर चली गई. फिर सीडी पे हम गाने MP3 डाउनलोड करते थे, रिकॉर्ड तो नहीं करते थे, हम इलीगली डाउनलोड करते थे. पायरेसी था वो एक तरह से, एंड वी ऑल हैव डन दैट. सो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी ये है कि मैं अपने क्लास में ना ये म्यूजिक सीडीज बेचता था, MP3 सीडीज, क्योंकि मेरे पास घर पे कंप्यूटर सिस्टम था एंड मेरे क्लासमेट्स मुझे पूरी एक लिस्ट देते थे कि उन्हें ये गाने चाहिए, करीबन 25, 30, 40 गाने, क्योंकि MP3 में बहुत गाने आते थे. देन आई वुड डाउनलोड दोस सॉन्ग्स, आई वुड बर्न द CD एंड आई वुड सेल इट इन माय क्लास फॉर लाइक 20 रुपीज, 25 रुपीज, 20-25 रुपए में. हाँ, तो वो मेरा पॉकेट मनी एक्स्ट्रा होता था. मारवाड़ी तो यहीं पर है. वेल, 90s में एक
कौन सा ऐसा डिश है जो आपको अब तक का याद है 90s का, या तो होममेड डिश हो या 90s का कोई डिश हो जो आप अब तक आपको पसंद हो? यार डिश तो आई थिंक सारी की सारी डिशेस अभी भी रेलेवेंट है, बट जो चीज़ रेलेवेंट नहीं है वो है कि वो जो सड़क पे 2-2 रुपए की टॉफियाँ वो सब मिलती थी ना, 8 आने की 50 पैसे की वो जो चीज़ें मिलती थी, अजीब अजीब सी टॉफियाँ मिलती थी, वो ईद के मेले में, दिवाली के मेले में जाओ आप तो वो 4 आने की 8 आने की टॉफियाँ होती थी, वो फिर वो नल्ली होती थी, वो फ्राइड जो होता था हम उंगली में लगा के खाते थे। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आज भी ईद का मेला देखता हूँ तो आज वो सब नहीं होता है। आज ईद में बच्चे मैकडोनल्ड्स जाते हैं, KFC जाते हैं, हम बस ये हमको 100 रुपए की ईदी मिलती थी, हम यही खाते थे, ये 5 रुपए का ये खा लिया, 10 रुपए का ये खा लिया। मैकडोनल्ड्स जाना तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि वहाँ पे 30 रुपीज़ का बर्गर खाओगे भाई, कैसे मतलब कितनी ईदी मिली भाई तुझे, कितनी पार्टी करेगा ऐसा। तो ये चीज़ें मैं मिस करता हूँ और ये आई थिंक जो है वो अभी है नहीं सैडली, जो ये जो सड़क पे जो चीज़ें मिलती थी बेसिकली। यस एग्जैक्टली, अब तो बहुत हाइजीनिक हो गए है ना, अब तो हर चीज़ में बीमारी निकल जाती है, या तो आप सोच के खाते हो, पेरेंट्स भी बच्चों को मना करते हैं कि नहीं बेटा बीमार पड़ जाओगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि हम तो नल का पानी पी के बड़े हुए हैं। अरे बच्चे अभी से डाइट, बचपन से इनकी डाइट चलती है। एग्जैक्टली, इनका बचपन से इनका डाइट होता है, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। हम तो वो कॉम्प्लान तो नहीं खाते थे, हम तो क्या बूस्ट वगैरह, बॉर्नविटा, वो भी मतलब वो घर पे 2 चमाट पड़ती थी तब फिर आता था वो कि यार क्या जरूरत है सब खाने की, उसमें भी हम सादा ही खाते थे उसको डायरेक्टली, हनी मिला के। हाँ दैट्स इट। अब तो बच्चों को ना नंगे पैर छोड़ते हैं, हर टाइम शूज पहने रहो, हाथ लगा दिया तो सैनिटाइजर लगा लो, ये कर लो। हमें तो सैनिटाइजर पता भी नहीं था क्या होता है, वही मिट्टी में हाथ लगा रहे हैं, वही गंदे बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद वही हाथ से जाके वड़ा पाव भी खा रहे हैं, यही हो रहा है। और ऊपर वाले का करम है, हम बीमार कभी नहीं पड़ते थे। आज हमारी इम्यूनिटी इसीलिए स्ट्रांग है। एग्जैक्टली, राइट। अभी बच्चों की शायद से इम्यूनिटी इतनी नहीं है। यस। वेल 90s में जब हम स्कूल में थे ना तो एक स्लैम बुक हुआ करती थी, आपके पास कभी थी? स्लैम बुक तो सॉर्ट ऑफ थी, बट मेरे पास एक स्लैम बुक ही मान लो, बट उसमें वो एक अलग कलेक्शन था मेरा, जिसमें मैं WWE रेसलर्स के स्टिकर्स लगाता था, क्योंकि 90s में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज तो पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग विद WWF, तो वो WWF होता था पहले, नाउ इट इज WWE है। सो इट यूज्ड टू बी WWF एंड वी यूज्ड टू हैव दिस प्लेइंग कार्ड्स, तो और उसके स्टिकर्स आते थे, तो मैं स्टिकर्स लगाता था कि ये रेसलर है, इसका ये है, सारे इसके स्टैट्स हैं। फिर हमारे कार्टून्स के कटआउट्स होते थे, उसमें फिर दोस्तों ने कुछ ला के दे दिया, तो दोस्तों का कुछ आर्ट वर्क लगा दिया है, किसी ने कुछ साइन कर दिया है। स्लैम बुक आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में बनी थी, बिकॉज वो लास्ट ईयर होता है कि आप अभी सेपरेट होने वाले हो, तो एक मैसेज आपके करीबी दोस्त आपको लिख के देते हैं। तो आई वाज इन अ बॉय स्कूल, तो वहाँ तो सारी मेरी स्लैम बुक तो अगर लोग देख लेंगे अभी तो थोड़ा कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लौंडे तो क्या ही करेंगे उसमें। तो हम सब ने एक दूसरे को गालियाँ लिखी है, मिस करेंगे तुझे, आगे ये होगा, व्हाटएवर, लेट्स कीप इन टच एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई डोंट नो अभी स्लैम बुक का आज दौर है नहीं है, बट आई डिड हैव अ स्लैम बुक। यस, अभी क्या ही स्लैम बुक, व्हाट्सएप है तो अभी तो सारी चीज़ व्हाट्सएप है। हम तो पहले बचपन में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्शन, हम लैंडलाइन से फ़ोन करते थे। कि लैंडलाइन से फ़ोन करते थे, अच्छा अंकल ये राहुल है क्या, अच्छा राहुल को फ़ोन देना, राहुल से बात कर, घंटे घंटे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फिर मिस्ड कॉल देते थे, 2 मिस्ड कॉल मतलब अच्छा अभी नीचे खेलने आना है, ये करना है, वो करना है। इनफैक्ट ये होता था, फिर जब थोड़ा इंटरनेट का दौर आया, विच वॉज अर्ली 2000s, मुझे अच्छे से याद है याहू मैसेंजर आता था, याहू मैसेंजर, MSN चैट, ये चैटिंग होता था। हम चैटिंग पे के लिए ना दोस्त को फ़ोन करते थे कि सुन ऑनलाइन आ जा, फिर वो अपने घर से ऑनलाइन आता था, फिर हम चैट करते थे। ऐसे तो हम चैट करते थे कि सामने वाले को बोल के ऑनलाइन बुला रहे हैं कि भाई आजा जरा चैट करते हैं। वो इतना इंटरेस्टिंग होता था कि यार कंप्यूटर पे टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। आज हमको उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, ऐसे ऐसे बस लगे पड़े हैं। आई ऑल्सो मिस 90s, तो नहीं था वो, थोड़ा देर से वो दौर आया जब मोबाइल्स का दौर आया, कीपैड वाले फोन्स, नोकिया के कीपैड वाले फोन्स थे जिसमें पूरा QWERTY कीपैड होता था। सो नाइस, इट यूज्ड टू फील लाइक आप एक्चुअली में कुछ लिख रहे हो। अब वो टच स्क्रीन में वो फील नहीं होता है, वो अपनापन नहीं आता है। वो वही मैं इसी पर आने वाली थी, सीरीज में मोबाइल का नहीं यूज़ बट पेजर का यूज़ किया हुआ है, और वो टेलीफोन जहाँ पर हम घंटों घंटों इंतज़ार करते थे अभी घर से फ़ोन आएगा, या कजिन्स का फ़ोन आएगा, या अंकल आंटी का फ़ोन आएगा। वो सारी चीज़ें रिकलेक्ट हुई नहीं हुई। अपने टाइम पर आप किसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा करते थे फ़ोन पर? यही दोस्त, गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, बॉय स्कूल में था, जैसे मैंने आपको बताया। सैडली गर्लफ्रेंड बनाने की नियत और वो सब तो बहुत थी, चाहत भी थी, लेकिन उस वक्त बनती भी नहीं थी। नहीं, कुछ मेरे दोस्त थे जो बना भी लिए थे, हाँ, थोड़े जो स्मार्ट थे, जो कोएड स्कूल में थे। बेसिकली पोवर्ट तो नहीं बोल सकते, बच्चे थे बेचारे यार, 12-13 साल के। तो जो कोएड स्कूल में थे तो उनका क्या था, लड़कियों से इंटरेक्शन होता था, तो वो उनमें से किसी के साथ अगर जम गया तो वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाती थी। हम तो बेचारे बस खाली बैठे रहते थे कि कब 10th स्टैंडर्ड पास होगी,
जाएंगे 11th में जाएंगे तो हम लड़कियों से मिलेंगे, तब हम इंटरेक्शन सीखेंगे। तो सैडली स्कूल टाइम पे तो मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई नहीं, तो इंतजार तो दोस्तों का ही होता था कि हाँ कि अभी ऑनलाइन चैट करना है या नीचे खेलने आना है या फुटबॉल खेलने जाना है, दोस्तों का ही मेनली फ़ोन पे इंतजार होता था। रेडियो को कितना मिस करते हो आज के ज़माने में? रेडियो एक्चुअली मैंने इतना सुना नहीं है, बिकॉज आई थिंक जब आई एम अर्ली 90s एंड अर्ली 90s में तब तक रेडियो का दौर जा चुका था, तो टेलीविजन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो टेलीविजन जो था वो वहाँ पे वो मैं मिस करता हूँ कि ये 5 बजे ये प्रोग्राम आएगा, 7 बजे ये प्रोग्राम आएगा, तो आप सारा काम खत्म करके रेडी बैठे हो कि आपका पोकेमोन आने वाला है, आपका ये शो आने वाला है, आपका वो कार्टून स्कूबी डू आने वाला है, पॉपाई आने वाला है। तो वो जो एक शेड्यूलिंग होती थी वो मैं मिस करता हूँ कि आज तो आप जब चाहो ऑनलाइन जाके देख सकते हो, है ना, जो वक्त पे आपको मन करे आप। लेकिन वो उतना जो फ्रीडम नहीं था कि हम न्यूज़पेपर में देखते थे कि आज ये है, ये टिंटिन इतने बजे आएगा, ये इतने बजे आएगा। फिर कॉमिक बुक्स आती थी, कॉमिक बुक्स को मैं मिस करता हूँ। खैर कॉमिक बुक्स तो आज भी आ रही है एंड whoever is interested they always buy it and all। रेडियो मैंने सुनना शुरू किया आई थिंक मैं जब कॉलेज में गया, एंड जब मुझे मोबाइल फ़ोन मिला तो जब नया तो आया था तो वो छोटे छोटे बिना कैमरा वाले स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो उस पर जब हम स्कूल BST बस में बैठ के कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में रेडियो सुनते हुए जाते थे, FM रेडियो सुनते हुए जाते थे। तब मैंने रेडियो सुनना शुरू किया विच वॉज आई थिंक वेल इनटू लेट 2000s, 2006-07 की बात हो गई है। तब रेडियो था, फिर धीरे धीरे आईपॉड आ गया, क्योंकि वॉकमैन और CD मैन तो मैंने यूज़ किया, लेकिन इवेंचुअली क्या हो गया कि वॉकमैन CD मैन इज़ वेरी हैवी टू कैरी, तो वो आप एवरी डे इट्स पोर्टेबिलिटी नहीं है उसमें। फिर जब मोबाइल फ़ोन्स आए तो मोबाइल फ़ोन्स में रेडियो आने लगा, तो रेडियो FM रेडियो होता था, तब हम रेडियो सुनते थे। फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आए, आईपॉड आया और फिर धीरे धीरे रेडियो भी ख़त्म हो गया। बट 90s की सिंप्लिसिटी मिस करते हो या नहीं करते हो? बहुत ज़्यादा। जब बेफिक्र होना, कुछ पता नहीं है, मतलब कि यू नो एक क्लूलेसनेस भी था, एक केयरलेसनेस भी था और एक केयर फ्रीनेस भी था। उसके साथ साथ सिंपल लाइफ थी। इतने लोग दोस्त होते थे लेकिन हमको पता नहीं होता था कि दोस्त कर क्या रहे हैं, कि अब हम खेले कूदे जो भी किए, स्कूल ख़त्म हुआ, उसके बाद घर चले गया, वो पता नहीं वो क्या कर रहा है, यू नो। फिर अगले दिन मिलेंगे, अरे तूने वो मैच देखा क्या, इंडिया का मैच देखा क्या, ये विराट कोहली ने कितना, सॉरी वो टाइम पे तो विराट नहीं थे, सॉरी सचिन तेंदुलकर ने कितना अच्छा खेला, अजहरुद्दीन ने कितना अच्छा खेला। आज हम मैच चल रहा था तो ऑनलाइन चैट पे आप व्हाट्सएप पे बात करते रहते हो, अरे यार विराट बहुत अच्छा खेल रहा है, व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट द मैच, यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट यू सी। तो वो टाइम पे होता था कि अब वो दोस्त का पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, वो जिंदा है, वो नहीं है, उसको कुछ हो गया, उसको कोई उठा के ले गया, कोई आइडिया नहीं है। अब वो कल जब मिलेगा स्कूल में या कल मैदान में जब मिलेगा तब हमारी बात होगी, तो तब या फिर एक हफ्ते बाद मिलेगा। अब वो कहीं चला गया छुट्टी पे फैमिली के साथ, ठीक है, अब वो आ रहा है एक गर्मी की छुट्टी में, 1 महीना गाँव रह के आया है, अपने विलेज में रह के आया है, फिर वो आके किससे सुनाएगा अपने वहाँ के। आज हम क्या है, वीडियो कॉल कर लेते हैं, सब मिल गया, कहीं भी बैठा होगा दुनिया के कोई भी कोने में बैठा है, वीडियो कॉल में वो दिखाता है, जा देखो मैं यहाँ हूँ, ये मेरी बालकनी के बाहर ये दिख रहा है, ये मेरे नज़ारे हैं। तो वो एक मिस्ट्री नहीं रही है अभी, तो वो सिंप्लिसिटी ही थी। एंड वो सिंप्लिसिटी वो ईगरनेस मेंटेन करता था कि आपको ईगरनेस होती थी आपके दोस्त यार को मिलने की, एक अंदर से ईर्षा होती थी, एक अंदर से यर्निंग होती थी उसको मिलने की। एंड अब वो नहीं रहा है कि अब जब मन किया आपने उठा के कनाडा फ़ोन कर लिया, न्यूजीलैंड फ़ोन कर लिया, अवेलेबल है हर कोई। एग्जैक्टली। वेल मूवी में एक और एक पार्ट है जहाँ पर एक घर में अंकल वो CD लेकर आते थे और देखते थे, और वो सारे लोग बैठकर चौल वाले सब आकर बैठते थे। ऐसा भी एक वक्त होता था जब यू नो कुछ एरियाज में वो थिएटर जैसा पूरा पर्दा लगता था, वो सारी चीजें भी होती थी आपके साथ, या आपने कभी ऐसे सब किया है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शो में आपने देखा इनाम भाई का जो कैरेक्टर है मनी जो है, वो उनके घर में ही टीवी होता है। तो ऐसा एक्चुअली मेरी मदर जो है वो साउथ बॉम्बे जो डोंगरी मदनपुरा जो एरिया है वो वहीं से बिलोंग करती है, तो मेरा बचपन काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी निकला है। तो उस एरिया में हमारा जो घर था, मेरी नानी का जो घर था, आई थिंक उनके पास सबसे पहला टीवी आया था, या शायद बाद में किसी के पास आया था। किसी का तो एक घर था फ्लोर पे जिसके पास टीवी था, और जब भी DD पे कोई फिल्म लगती है, ये लगता है वो लगता है, तो उनके घर में बैठ के देखा करते थे सारे। हाँ, तो ये एक इसमें पार्टिसिपेट मैंने भी किया है। फिर आई थिंक मेरे नानी के घर पे भी जब टीवी आया, एंड मेरे मामा जो थे वो गल्फ में काम करते थे, उन्होंने वीडियो गेम लेके आए, फिर हम वो वीडियो गेम्स खेलना चालू किए थे। मेरे पापा भी लाए थे मेरे लिए, तो हम अपने घर में भी खेलते थे। वो जो सिंपल से जो वीडियो गेम्स थे, कॉन्ट्रा, सुपर मारियो, ऑल ऑफ दोज, आई क्रेव टू प्ले दोज वीडियो गेम्स अगेन। आज वो मोबाइल में भी होता है, मिलता है वो आपको फिर से, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो रिमोट कंट्रोल जॉयस्टिक को पकड़ के खेलने में होता था। तो वो चीज़ें भी मैंने लिव करी हैं और वो चीज़ें भी याद करता हूँ। वेल ऐसी कौन सी मूवी है बॉलीवुड में से जिसकी आपको फर्स्ट कॉपी बनाना हो? अगर उसकी फर्स्ट कॉपी बनाना हो,
एक तो मेरी बहुत मनपसंद फिल्म है, लेकिन आई डोंट थिंक मैं उसकी फर्स्ट कॉपी पे कभी भी जस्टिस कर पाऊंगा. हेरा फेरी हैज़ टू बी हेरा फेरी. ऑल्सो अंदाज अपना अपना. बट आई थिंक अंदाज अपना अपना सलमान भाई और आमिर सर के अलावा कोई नहीं कर सकता है. मतलब हमारे कोई भी आप लेटेस्ट एक्टर्स ले आओ, अगर उसका रीमेक होना है तो उन दोनों के साथ ही होना चाहिए. ये तो मेरा पर्सनल मानना है. बट सिंस आपके क्वेश्चन है तो आइदर अंदाज अपना अपना और हैज़ टू बी हेरा फेरी. कुड बी जुड़वा ऑल्सो. एंड एक बहुत रिसेंट फिल्म है, पिछले 10 साल पुरानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर. नाइस. उसका मैं फर्स्ट कॉपी बनाना बहुत अच्छे चाहूँगा, लेकिन वही उसके लिए भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग चाहिए होंगे मुझे. वेल, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रॉम 90s. I would choose Juhi Chawla. I would choose Urmila Matondkar. Madhuri Dixit. Yeah, these three, hands down. Oh my God. मतलब आपकी लिस्ट बहुत स्ट्रांग है. हाँ. इन तीनों की तो मेजर फिल्में होती थी. मेजॉरिटी फिल्मों में एवरी सेकंड फिल्म वुड हैव जूही जी, एवरी थर्ड फिल्म वुड हैव माधुरी जी, एंड उर्मिला जी was almost everywhere. Exactly. Almost everywhere. So we've grown up watching them. Yes. Well, आपकी फर्स्ट कॉपी से आपने क्या एक चीज सीखी? बिकॉज हर मूवी से या हर शो से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. आपने क्या सीखा आपकी मूवी ये सीरीज से? कि आप में अगर नियत है, आप में अगर चाहत है कुछ करने की, तो जैसे मुनव्वर का ही सबसे ओपनिंग लाइन है कि धंधा अच्छा हो या बुरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, स्टार्ट बड़ी होनी चाहिए. नकली पहने हुए तो क्या, औकात बड़ी होनी चाहिए. बेसिकली आप अगर नकली, अगर मैं ये फेक टी शर्ट भी पहन के घूम रहा हूँ, ये फेक जीन्स भी पहन के घूम रहा हूँ फेक ब्रांड की, बट अगर मैं कॉन्फिडेंस से घूम रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी औकात बढ़ जाएगी. तो सिमिलरली जो धंधा भी आप करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप कुछ एक आर्टिस्टिक करियर परस्यू करना चाहते हो, तो आप में वो हिम्मत और लगन और वो चाहत और वो दृढ़ निश्चय करने का वो होना चाहिए आपके अंदर, कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, कि करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए, भले से कितनी भी ठोकरें खाएंगे. क्योंकि ये पर्सनली मेरे लाइफ का भी जर्नी रहा है. क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में घुसा था एक्टर बनने के लिए, मैं कोई बैकअप प्लान लेके नहीं घुसा हूँ. मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था कि ये जनरली लोगों का होता है कि अगर ये नहीं हो पाया तो ठीक है, हमारे पास एक डिग्री है, हम जॉब कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, शादी कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल. शादी प्रोफेशन है. लड़कियों के लिए वो एक ठीक है कि यार एटलीस्ट शादी करेंगे तो हमारी एक लाइफ से सेट हो जाएगी. बट हमारे लिए तो वो भी नहीं है कि फिर सोसाइटी कहेगी कि देखो बीवी का खाता है. नहीं, अच्छी बीवी मिली तो क्यों ना. वो तो ऊपर वाले का अगर है, ऊपर वाला अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान. वेल, सॉरी, कंटिन्यूइंग, कमिंग बैक टू दैट, कि यही जो चीज़ें हैं, ये आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट आई टेक फ्रॉम फर्स्ट कॉपी. बट एट द सेम टाइम इलीगल चीज़ें अगर करते हो तो ठीक है, करो, लेकिन एक पॉइंट पे वहाँ से निकल जाओ. क्योंकि आप जैसे आरिफ को हम लोग रुकाने की कोशिश करते हैं कि आरिफ बस हो गया, आरिफ छोड़ दे, आरिफ तू ज़्यादा अंदर जा रहा है. फिर आरिफ को गुरूर आने लगता है, फिर वो गुरूर में दोस्तों से लड़ता है, लड़की से लड़ता है, बीवी से लड़ता है. तो ये गलत कामों में आपको कब गुरूर और घमंड आपके ऊपर आपके हावी हो जाए आपको पता नहीं चलेगा. तो नो व्हेन टू एग्जिट ऑल्सो दैट. अब तो कर ही नहीं सकते इलीगल का. एग्जैक्टली. अब मतलब अगर आपको जाना है तो चार जेल की दीवार के पीछे तो प्लीज करिए. लेकिन मुनव्वर ने रियल लाइफ में भी अंदर जाकर आए, मूवी में भी अंदर, आखिरी में भी, स्टार्ट में भी अंदर और लास्ट में भी अंदर. उसकी आई थिंक उसकी तो लाइफ ही एक मूवी है यार. आई एम प्रीटी श्योर कि जब मुनव्वर 50-60 का हो जाएगा, कोई ना कोई बायोपिक बनाएगा उसके ऊपर. मेरा वो खुद बना लेगा या तो कोई ना कोई डेफिनेटली बनाएगा, बिकॉज उसकी लाइफ इंटरेस्टिंग रही है यार. व्हाई नॉट? बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. ठीक है, वो मेहनत करके स्टैंड अप कॉमेडियन बना, स्टैंड अप कॉमेडियन के बाद जेल गया, जेल से आके एक रियलिटी टीवी स्टार, इतना सारा चीज़. एंड आई थिंक ही इज ऑलमोस्ट 30 years old. आई एम नॉट टू श्योर कितनी उसकी एज है, बट रफली अराउंड दैट एज ही इज, 28-30 जो भी. इतनी सी उम्र में उसने इतना सारा देख लिया है जो लोग अपने 60-70 के पूरे जिंदगी में नहीं देख पाते. उसने मतलब जीरो से आना, एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना, फिर जेल जाना, फिर एक रियलिटी स्टार बनना, और उसके बाद अब वो गाने भी गाता है और गाने लिखता भी है. सो यू सी हाउ मच इज हैपनिंग इन हिज लाइफ. सो डेफिनेटली हिज लाइफ इज अ ग्रेट कंटेंट फॉर मेकिंग अ बायोपिक. एग्जैक्टली, राइट. वेल साकिब, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? आपने इतने सारी मूवीज़ किए, बट आपको ब्रेक कौन सी मूवी से मिला, क्या कैसे? आई थिंक break was Thugs of Hindustan, but what put me on the map is Farzi. Has to be Farzi, and I'm very thankful and grateful to my directors Raj and DK. Also, Mukesh Chawla for casting me, and like these guys, इन्होंने मुझे पहचाना
इन्होंने मेरा काम पहले देखा हुआ था कहीं ना कहीं, एंड दे थॉट दैट यू नो आई कुड प्ले दिस गाय, एंड देन दे पुट देयर बेट्स ऑन मी. तो फॉर एन एक्टर जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिल्मी कनेक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग टू प्रूव ऑल्सो, उसके ऊपर किसी ने बैंक किया, दैट मीन्स अ लॉट टू मी. सो आई वुड ऑलवेज बी लाइक ग्रेटफुल टू राज सर, डीके सर. अभी मैं रक्त ब्रह्मांड भी कर रहा था उनका शो. सैडली आई थिंक इट्स ऑन अ हॉल्ट फॉर सम रीजन, बट आई विल ऑलवेज बी ओपन टू वर्किंग विद देम वेरेवर दे से, व्हाटएवर दे वांट मी टू डू, बिकॉज आपको आपके टैलेंट को पहचानना और उसके साथ जस्टिस करना, अगर उस एक फिल्म मेकर ने वो कर लिया आपके साथ, तो एक एक्टर के लिए उससे बड़ा और कुछ नहीं होता है. तो आई थिंक फर्जी इज समथिंग विच वाज लाइक अ ब्रेक इन द इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो दैट लाइक टुक मी गुड 10 years टू रीच देयर. या बट अगर अभी मैं पिक एंड चूज की बात करूँ तो आप प्लॉट देखते हो, कैरेक्टर देखते हो, जब भी आपके पास कोई भी स्टोरी आती तो क्या आप देखते हो और फिर आप लेते हो? तो अभी मेरे पास कभी भी कोई, अभी जो मेरे पास स्टोरीज आती है, स्क्रिप्ट्स आती है, कुछ भी क्वेरीज आती है, मेरे लिए मैटर करता है डायरेक्टर कौन है, मेरे लिए मैटर करता है स्क्रिप्ट कैसी है. रोल बड़ा हो या छोटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है मेरे लिए. बिकॉज जैसे शी में मैंने एक रोल किया था हेमंत का, आई हैड लिटरली 11 minutes ऑफ स्क्रीन टाइम. मैंने काउंट किया है, 11 मिनट का मेरा टोटल स्क्रीन टाइम था इन 7 episodes. वो अगर, बट वो लोग आज भी याद रखते हैं. वहीं से मुझे राज सर एंड डीके सर ने भी पिकअप किया. उसी वजह से मुकेश सर को मेरे में और कॉन्फिडेंस आया कि लड़का अच्छा करता है, इसको और बेटर रोल्स के लिए बुलाओ. यू नो, सो लाइक इफ आई कैन मेक एन इम्पैक्ट इन दोज 11 minutes, आई कैन मेक एन इम्पैक्ट इन 3 minutes ऑल्सो. तो अगर कोई फिल्म में मुझे कोई 2 सीन भी मिल रहा है या 3 सीन भी मिल रहा है, बट अगर वो यू नो कोई बंसाली सर की फिल्म है या वो रोहित शेट्टी सर की फिल्म है, या तो आई वुड डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज आई नो कि वो अगर वो 3 सीन का भी मुझे रोल दे रहे हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल दे रहे हैं मुझे. एट द सेम टाइम अगर मैं लीड प्ले कर रहा हूँ, पहले लीड प्ले कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट अच्छा है, बहुत अच्छा प्लॉट लाइन है, इट्स एंगेजिंग, आई नीड टू फाइंड इट बिलीवेबल, आई नीड टू फाइंड इट सेलेबल और नॉट सेलेबल. आई थिंक इट्स नॉट इन माई हैंड्स. वो प्रोडक्शन और वो स्टूडियो और वो बाकी लोगों के डिसीजन है, वो मेरे कंट्रोल में है भी नहीं. बट मुझे अगर इंटरेस्टिंग लगा तो मैं करूँगा, मुझे अगर इसमें मसाला लगा, मुझे अगर लगा यार मज़ा आएगा ये करने में, तो आई वुड डू इट. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट मेक यू नो दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर मी. ऑल्सो अब ऐसा लगता है बहुत सारी अभी चीज़ें चल रही है न्यूज़ में, स्पेशली यू नो हेल्थ को लेकर चल रही है. इस इंडस्ट्री में लोगों को या तो अपनी बॉडी अच्छी बनानी है या तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना है, तो वो कुछ ना कुछ यू नो चलता रहता है. कॉस्मेटिक सप्लीमेंट्स लोग लेते हैं. हाउ डू यू सी दिस थिंग्स ऑल्सो? आप इस तरह की कोई चीज़ें करते हो अपने आप को फिट रखने के लिए, या तो यू नो बहुत तरह के बॉयज़ को भी लेके स्टेरॉइड्स वगैरह आ गई है, तो आप भी ये सारी चीजें अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए लेते हो? नहीं, मैं तो ये सब चीजें नहीं लेता हूँ, सबसे पहली बात. बट कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग के क्या पहले आपने क्या सप्लीमेंट्स. हाँ, जैसे प्योर प्रेशर होता है, तो आई थिंक मेरे लिए फिटनेस ये है कि मैं जिम जाता हूँ, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ. मेरे लिए मेरा फिटनेस मेरा जिम है. आई वर्कआउट 6 days a week whenever I can. अगर मैं फ्री हूँ तो मैं 6 के 6 दिन वर्कआउट करता हूँ. बट नॉट बिकॉज मुझे टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी चाहिए या मुझे जॉन सर जैसी बॉडी चाहिए. वो भी मैं बनाऊंगा अगर वो रोल की डिमांड होगी. बट आई वर्क आउट टू स्टे फिट. I work out to keep my mental health in check, because I think nothing works better than any kind of an exercise or a basically activity. आपके चाहे कोई स्पोर्ट्स खेल लो या एक्सरसाइज कर लो या रनिंग कर लो, योगा कर लो, लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और आज तो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं. तो मेरे लिए मेरा फिटनेस है कि मैं फिट दिखना चाहता हूँ. लाइक जो भी मैं कपड़ा पहनूँ मैं अच्छा दिखूँ उसमें, क्योंकि वो किरदार स्क्रीन पे दिखेगा. चाहे से मुझे जैसे मालेगांव जिसके टाइम पे मुझे रीमा मैम ने बोला था कि जिम जाना बंद कर दो. हाँ, बिकॉज आपकी थोड़ी बॉडी अच्छी है, तो आई वॉन्ट यू टू लुक लाइक अ नॉर्मल मैन, तो यू स्टॉप गोइंग टू द जिम एंड स्टार्ट ईटिंग. तो अब अगर मैं स्टेरॉइड्स वगैरह का आदी हूँ तो मैं पागल हो जाऊंगा. तो आई स्टॉप गोइंग टू द जिम. मैंने खाना पीना चालू किया, थोड़ी सी मेरी वेस्ट भी बढ़ी, चेहरे पे मेरा यू नो चबी हो गया थोड़ा. तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे. सो कमिंग बैक टू दैट कि जो लोग जो करते हैं, आई थिंक इट्स ऑल अ पर्सनल चॉइस यार. समीरा, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है और जिसको जो करना है वो करेगा. आप किसी को रोक नहीं सकते हो. इफ whether it comes out of insecurity, whether it comes out of you know whatever they think inside them, it's all their choice and it's all in their hands. But मैं personally इसको advocate नहीं करता हूँ. you know, वो हेल्थ भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं. एग्जैक्टली आप जो कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते हो, कितना भी आपको बोला जाए कि ये सेफ है, ये है वो है, बट आई पर्सनली थिंक कि यार
ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को अफेक्ट तो करता ही है, इफ नॉट इन द शॉर्ट रन डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन। स्टेरॉइड्स तो प्रूवन है, जैसे लड़कों के लिए स्टेरॉइड्स इट्स प्रूवन कि आपके बाल गिरने लगेंगे, आपको इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होने लगेगा, आपके आईसाइट में प्रॉब्लम होगा इवेंचुअली। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा डाइट मेंटेन कर लो, आप ढंग का खाना खा लो, आप कसरत कर लो, आप टाइम से सो लो, टाइम से जाग लो, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। और अब कोई डायरेक्टर आता है और बोलता है कि यार मुझे तू इस फिल्म के लिए मुझे आई वांट यू टू हैव लाइक अ 6 पैक एब्स एंड एवरीथिंग, मैं सारी चीज़ें साइड में करके 1-1.5 महीना 2 महीना डेडिकेशन एक ट्रेनर के साथ अगर मैं वर्कआउट करूंगा, मेरी बॉडी बन सकती है। और मेरे साथ के एक्टर्स करते हैं, आदर्श गौरव जिसके साथ मैंने काम किया है, ही इन मालेगांव, एंड ही मेड अ फैंटास्टिक बॉडी इन खो गए हम कहाँ में देखोगे, ही इज प्लेइंग अ जिम ट्रेनर। तो वो उसने 2-3 महीने की ट्रेनिंग लिया था पूरी। सो आप ये भी कर सकते हो, ही डजंट गो टू द जिम एवरी डे, ही डजंट टेक स्टेरॉइड्स, मी नीदर। और हमारे साथ के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हम लोग नहीं करते हैं ये सब, बट जो लोग करते हैं कि, तो एक चीज़ याद रखनी है कि आपको बॉडी बनाने से काम नहीं मिलेगा, आपको एक्टिंग करने से काम मिलेगा। आप अगर एग्जैक्टली अगर आप मॉडल बनना चाहते हो तो मॉडल्स की भी मतलब इतनी कोई क्रेजी रिप्ड बॉडी नहीं होती है। दे हैव टू बी लीन, दे हैव टू मेक श्योर दैट कि वो जो कपड़ा पहने उसमें अच्छे लगे। एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट गोल यही है कि आप हेल्दी रहो आपके लॉन्ग रन के लिए, नॉट टू शो ऑफ और एनीथिंग। या बिल्कुल, साकिब ये जानना चाहूँगी, अब आपको कितना कंपटीशन लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है और लोगों को, और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर हो वो क्राफ्ट नहीं देखते, वो कहीं ना कहीं फॉलोअर्स देखते हैं, ताकि उनके जो लोग देखें तब वो फॉलोअर्स के तौर पर देखें, ना ही कि आर्टिस्ट की क्राफ्ट पर देखें। क्या कहना चाहूँगी, इसको लेकर आपको कितना प्रेशर लगता है कभी कभी? मुझे ज़रा भी नहीं लगता ऑनेस्टली, और आई थिंक ये मैंने और भी पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने बोला है, ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको काम मिलता है। कुछ है, आई एग्री विथ यू कि कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ स्टूडियोज़ हैं जो फॉलोअर्स देख के कास्ट करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टूडियोज़ एंड अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज, लॉट ऑफ ग्रेट डायरेक्टर्स जिनको नहीं फ़र्क पड़ता। व्हेन आई वाज डूइंग मालेगांव, आई थिंक मेरे फॉलोअर्स सिर्फ 3-3.5 हज़ार थे। when Rima cast me for Malegaon, she didn't see my followers। और मालेगांव में आप बाकी के लोग भी देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम आदर्श, शशांक एंड विनीत, हम में से कोई फेमस नहीं था। उन तीनों ने काम किया हुआ तो उनको लोग जानते थे, तो उनके फॉलोअर काउंट ज़्यादा है, बट बिकॉज दे वर ऑल्सो नॉट कास्ट बिकॉज ऑफ देयर फॉलोअर्स। आई ऑल्सो अलॉन्ग विद पल्लव सिंह, अनुज दुहान, मंजरी पुपाला, मुस्कान, इवन रिद्धि, ऑल ऑफ अस, हमारे फॉलोअर्स ही नहीं थे। सिमिलरली राज डीके ने जब मुझे फर्जी के लिए कास्ट किया तभी भी मेरे फॉलोअर्स नहीं थे, तब तो कोविड का दौर चल रहा था, तब तो ये बहुत बड़ी बात थी। आज भी मतलब कुछ हैं ऐसे जो देखते हैं करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वो अफेक्ट नहीं किया, थैंकफुली। एंड ऑनेस्टली कंपटीशन उन लोगों के लिए, आई थिंक अगर आपका काम अच्छा है तो आपका काम बोलेगा। आपको एक ब्रेक चाहिए, आपको एक सीन में भी आपने अगर कमाल करके दिखा दिया, वो डायरेक्टर आपको दोबारा डेफिनेटली बुलाएगा, नहीं बुलाएगा तो कहीं रेकमेंड करेगा। मैंने अपने केसेस में देखा है कि मुझे नहीं बुलाया तो मेरे किसी दोस्त को रेकमेंड किया है मैंने, सिमिलरली डायरेक्टर ने मुझे रेकमेंड किया है कहीं ना कहीं, राइट। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम नहीं बता सकता, वहाँ पे उसकी डायरेक्टर ने रीमा और जोया के साथ मीटिंग हुई थी उसकी, तो दे हैपन टू टॉक अबाउट मालेगांव एंड यू नो दे हैपन टू स्पीक अबाउट मी एंड शी वाज लाइक यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ कास्टिंग वन ऑफ योर बॉयज एंड साकिब जो है मुझे सही लग रहा है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो एंड दैट्स हाउ शी वाज लाइक शी गॉट इन टच विद मी। मैंने टेस्ट किया, इट ऑल वर्कड आउट फाइन। मैं रिसेंटली उनसे मिला रीडिंग पे ही, एंड वी गोना, आई मीन शूट शुरू हो चुका है उनका, मैं ज्वाइन करूँगा अभी कुछ टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि फॉलोअर्स आपका काम गिराएगा, बट आप फॉलोअर्स के उस पर भी आप डिपेंड नहीं हो सकते हो कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तब मुझे काम मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने एक्टिंग को थोड़ा साइड में कर दिया एंड देन दे फोकस्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दैट एंड देयर फॉलोअर्स आर इंक्रीजिंग, बट उनको नहीं मिल रहा है काम, उनको ब्रांड डील्स मिल रही है। हाँ, बस उसी वो ब्रांड डील्स एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इनफैक्ट ब्रांड डील्स पे यू मोर देन अ मूवी समटाइम्स। एक ब्रांड आता है आपको एक रील का 5 लाख 10 लाख रुपए देता है, कई बार आपको एक फिल्म भी नहीं दे पाएगी। कोई अगर इंडी फिल्म कर रहे हो आप, कोई लो बजट फिल्म कर रहे हो, तो उसकी फिल्म का बजट ही आपको सर 15-20 दिन का शूट है, आपके लिए सिर्फ 5 लाख है, लेकिन आप बोलोगे यार नहीं यार ये कहानी इतनी सुंदर है ना, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो एक ट्रू आर्टिस्ट जो रहेगा ना वो पैसा देखेगा, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पैसे की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है, बट पैसा हम अदर दूसरी जगहों से भी बना सकते हैं। कल को कोई बड़ा स्टूडियो आएगा मेरे पास तो मुझे पैसा देगा, वो मुझे पता है। लेकिन जिसके पास एक बेचारे के पास कहानी है बहुत अच्छी, उसके पास 2-4 अच्छे एक्टर्स भी आ गए हैं, उसके पास एक अच्छी बैकिंग भी आ गई फाइनेंशियली, अब वो मुझे 10 के बदले 5 ही लाख रुपए दे सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो वो भी मेरे से चाहता है कि सर आप ये फिल्म का हिस्सा बनोगे, ये फिल्म आगे बढ़ेगी, और मैं भी अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, राइट। तो इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। सो कंपटीशन तो ऐसा कुछ है नहीं, इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। अगर आप सोचोगे कि भाई ये कंपटीशन है तो वो कंपटीशन बनेगा, अगर आप नहीं सोचोगे कि यार नहीं ये लोग, अगर मेरी नज़र में मैं इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर्स नहीं मानता हूँ,
मेरी नज़र में इक्का दुक्का दो चार होंगे जिनमें खुदादार टैलेंट है, तो वो लोग अच्छे एक्टिंग कर लेते हैं, तो वो स्क्रीन पे भी कर लेते हैं। मैंने काम भी किया है ऐसे एक दो। मुनव्वर सबसे बड़ा एग्जांपल है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर, बट ही इज अ सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, रियलिटी शो सेलिब्रिटी। बट देखो उसने क्या किया, लोग उसका काम पसंद कर रहे हैं। तो एंड मैंने भी जब उसके साथ, हमने जब रीडिंग्स करी, हम जब सीन वर्क करते थे, वर्कशॉप्स करते थे ना, आई वाज surprised and I was glad that I'm so happy that this guy can act and he's so well at it without being trained at it. And I recently also worked with another content creator, very famous. वो भी दिसंबर में इंशाल्लाह वो फिल्म आएगी. He is also very good यार. But at the same time I've seen influencers who can't say a dialogue. Exactly right. एक जगह ऐसा हुआ है कि मैं रिप्लेस हुआ हूँ वहाँ से एक इन्फ्लुएंसर के बदले। कुछ महीने बाद वो सेम प्रोडक्शन के लोग मुझे मिले कि अरे यार वी आर सो सॉरी यार कि यार हमने ये करके लिया बट यार नहीं हो पा रहा था उससे। एंड आई एम लाइक इट ऑल कम्स डाउन टू चॉइस। कॉस्मेटिक सर्जरीज करनी है चॉइस, स्टेरॉइड्स लेना है चॉइस, इन्फ्लुएंसर को कास्ट करना है उनका ही चॉइस है। आप अपना काम शिद्दत से करते रहो, सच्चाई से करते रहो, आपका काम दिख के आएगा, आपका काम बोलेगा और आपका काम से ही काम बनेगा। एग्जैक्टली। वेल लास्टली आप जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, जिसने फर्स्ट कॉपी को इतना प्यार दिया, ट्रेंड किया, क्या कहना चाहोगे? सब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने रिसेंटली 2-3 स्टोरीज भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम 10-12 हज़ार फॉलोअर्स बढ़े हैं, एवरीडे बढ़ रहे हैं। उसमें से काफ़ी सारी मुनव्वर की जनता है, तो मुनव्वर की जनता को सबसे पहले सलाम, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड फॉलोइंग एंड मुझे भी वायरल करने में आप लोग हेल्प कर रहे हो। उसके अलावा जो नए लोग जुड़ रहे हैं मुझसे, फर्जी से और शी से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैं थैंक यू कहता हूँ क्योंकि वो अब तक मेरी जर्नी से जुड़े हुए हैं। सबके मैं कमेंट्स और सबके मैं डीएम्स रीड करता हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप फ्रॉम साकिब इन दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। और अगले साल एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और धमाके वाली एक न्यूज़ आपको जनवरी में मिलेगी। Oh wow, inshallah. Thank you so much. Thank you. All the very best. Thank you. Thank you.